हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 45 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दवा के अवशोषण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को कहते हैं। ऑप्शन ए फार्मेकोलॉजी, ऑप्शन बी फार्मेकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन सी फार्मेकोडायनामिक्स, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिक्स। इसका आपको बताना है कि जो मेडिसिन होती है जब वो अंदर जाती है बॉडी में, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो इस पूरे जो इसका एक सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका कुछ सेकंड का टाइम है, आपका अपना आंसर सोचिए और बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फार्मेकोकाइनेटिक्स। शरीर में दवा के प्रवेश से लेकर दवा के उत्सर्जन तक की क्रिया के अध्ययन को फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से दवा देने का कौन सा मार्ग प्रथम गति प्रभाव फर्स्ट पास इफेक्ट को बताता है। ऑप्शन ए जीभ के नीचे सबलिंगुअल, बी मौखिक ओरल, सी सिरा द्वारा इंट्रावीनस, डी पेशियों द्वारा या इंट्रामस्कुलर। देखते हैं इसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट को बताता है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओरल, मौखिक। मौखिक ली गई दवाइयां आंतों में अवशोषित होती हैं और पोर्टल सर्कुलेशन में प्रवेश करती हैं। इससे लीवर में फर्स्ट पार्ट पास इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डिगॉक्सिन नहीं दी जाती है यदि हार्ट रेट हो 50 से कम, 60 से कम, 70 से अधिक, 80 से अधिक। तो डिगॉक्सिन किसे नहीं देनी चाहिए। तो डिगॉक्सिन जब नहीं दी जाती है जब हार्ट बीट होती है 60 से नीचे। इसके बारे में देखते हैं। यदि हृदय गति 60 बीट्स प्रति मिनट है तो डिगॉक्सिन नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह हृदय गति कम करती है, अतः यह खतरनाक हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर यदि हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट है ऑलरेडी, तो एक बॉर्डर लाइन पे है। यदि हम डिगॉक्सिन देंगे तो और कम हो जाएगी हार्ट बीट, जो कि खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन में डिगॉक्सिन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस भी स्टूडेंट को इस टाइप के पीडीएफ चाहिए हो कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। ये नंबर दिया गया है 9450783554 और ये टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकता है स्टूडेंट्स। कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस टेलीग्राम में सर्च करिए तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ भाग को शून्य करने वाला, कुछ भाग को मीन्स होता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की क्रिया कम समय अंतराल के लिए होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लाइडोकेन, बी प्रोकेन, सी बुबीकेन, सी रोपीवेकेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइडोकेन। एक ऐसा एनेस्थेटिक है जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह कार्य करता है। सॉरी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोकेन होगा। प्रोकेन के बारे में देखते हैं। प्रोकेन की क्रिया कम अवधि के निश्चेतक मीन्स लोकल एनेस्थेटिक की होती है। यकृत रोग के इसकी प्राथमिकता होती है, रोग में यहाँ पे आएगा। और आजकल जो इसका उपयोग, प्रोकेन का उपयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकल एनेस्थेटिक जो एक एंटी एरिथमिक एजेंट का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। कोकेन, लाइडोकेन, ब्यूपीवेकेन, रेपीवेकेन। तो एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जो एंटी एरिथमिक एजेंट का भी कार्य करता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है लाइडोकेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइडोकेन लोकल एनेस्थेटिक वाला निश्चेतक और एंटी एरिथमिक एजेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस मींस इनहेलेशन द्वारा लिया जाने वाले एनेस्थेटिक से समय पूर्व सामान्यतः एट्रोपिन का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है। मसल टोन, सीक्रेशन, नॉजिया एंड वोमिटिंग, ऑल ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही है। सीक्रेशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन का यूज कब करते हैं। एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो श्वसन पथ में सीक्रेशंस को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फेनिटोइन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। पेटिट मल एपिलेप्सी, ग्रैंड मल एपिलेप्सी,
मायोक्लोनिक सीजर्स, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो फेनिटाइन का यूज होता है ये ग्रैंड मल एपिलेप्सी के लिए होता है। तो ग्रैंड मल एपिलेप्सी मीन्स देखते हैं, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पर। फेनाइटोइन ग्रैंड मल एपिलेप्सी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखते हैं कि एपिलेप्सी क्या होती है। एपिलेप्सी इज ए क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर इन विच groups of nerve cells or neurons in the brain sometimes send the wrong signals and cause seizures। तो एपिलेप्सी एक ऐसा ब्रेन का डिसऑर्डर है जो ब्रेन में एक गलत सिग्नल भेजता है जिसके कारण से सीजर्स पैदा होते हैं। न्यूरॉन्स नॉर्मली जनरेट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स दैट एक्ट ऑन अदर न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स एंड मसल्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो इसका जो हिंदी में दिया गया है वो भी देखते हैं। मिर्गी एक दीर्घकालिक मस्तिष्क विकार है जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के समूह कभी कभी गलत संकेत भेजते हैं और दौरे का कारण बनते हैं। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल्स और केमिकल सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं जो मानव विचारों, भावनाओं और कार्यों को उत्पन्न करने के लिए अन्य न्यूरॉन्स, अंगों और मांसपेशियों पर कार्य करते हैं। अब इसमें दिया गया है जो टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है, इसको पहले क्या है कि ग्रैंड मल एपिलेप्सी के रूप में भी जानते थे। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और मसल का वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। अ ग्रैंड मल सीजर इज यूजुअली कॉज्ड बाय एपिलेप्सी बट मे हैव अदर ट्रिगर्स सच एज वेरी लो ब्लड शुगर, हाई फीवर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर और लो सोडियम लेवल्स। The seizure has two stages. Loss of consciousness occurs first and last about 10 to 20 seconds, followed by muscle convulsions that usually last for less than 2 minutes। देखिए यहाँ पर यदि इसमें दो प्रकार की स्टेजेस बनती हैं, एक टॉनिक स्टेज होती है, एक इसमें क्लोनिक स्टेज होती है। एक में इस प्रकार से टॉनिक क्लोनिक सीजर इसको बोला जाता है। पहले वाली स्टेज में मसल वायलेंट रूप से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, दूसरे वाले में मसल में हल्का सा रिलैक्सेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें एंटी कन्वल्जेंट्स एजेंट्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारफेरिन की अधिक खुराक का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, हेपेरिन, एट्रोपिन सल्फेट, विटामिन के। वारफेरिन जानते हैं कि एक खून पतला करने वाली एक दवा होती है, तो इसका यदि अधिक मात्रा शरीर में आ जाए तो वो भी बहुत खतरनाक होती है। इसके लिए एक एंटीडोट का प्रयोग करते हैं, तो इसका एंटीडोट होता है विटामिन के। वारफेरिन एक एंटीकोआगुलेंट है और रक्त के थक्कों के बनने को कम करने में मदद के लिए प्रयोग किया जाता है। विटामिन के इसका एंटीडोट है। अब एंटीडोट ऑफ वारफेरिन क्या है? विटामिन के है। प्रोटामिन सल्फेट हेपेरिन का एंटीडोट है और यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट भी दिया गया था जो कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डरली पेशेंट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक प्राथमिक तौर पर दिया जाता है? एस्पिरिन, मॉर्फिन, डिक्लोफेनेक सोडियम, एम्पिसिलिन। ऐसे पेशेंट जो एल्डर हैं, बड़ी आयु के पेशेंट हैं, उनको दर्द निवारक एनाल्जेसिक के रूप में इनमें से कौन सा ड्रग प्राथमिक तौर पर या प्राइमरी तौर पर देंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है, मींस NSAID है। तो NSAID मींस होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। यह वृद्ध आयु के लोगों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि इसका दर्द निवारक प्रभाव होता है तथा इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अब इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए थे, जैसे एम्पिसिलिन दिया गया था, तो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये एनाल्जेसिक नहीं है। एस्पिरिन देखते हैं, एस्पिरिन भी एक ऑप्शन दिया गया था, तो एस्पिरिन अधिक आयु में खतरनाक है क्योंकि इससे गैस्ट्रिक अल्सर होने के संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लंबे समय तक बढ़ा देती है? ऑप्शन ए डोपामीन, एफेड्रीन, एपिनेफ्रीन, डोब्यूटामीन। ऐसी दवा बताना है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को लंबे समय तक बढ़ा दे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफेड्रीन एक ऐसी दवा है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को
अधिक समय तक के लिए बढ़ा देती है। एफेड्रिन की क्रिया की मैकेनिज्म एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के अप्रत्यक्ष उद्दीपन पर निर्भर करती है और बीटा रिसेप्टर के पोस्ट साइनेटिव रिसेप्टर पर नॉर एपिनेफ्रिन की क्रिया को बढ़ाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो एफेड्रिन होती है ये अधिक समय तक के लिए बीपी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के दौरान जो दवा दी जाती है वह है ऑप्शन ए एड्रीनेलिन, एमिनोफाइलिन, एट्रोपिन, फ्यूसेमाइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रीनेलिन होती है। इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान दिया जाता है। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एनाफाइलेक्सिस के लिए प्राथमिक सहायता जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्मोटिक डायूरेटिक नहीं है? ऑप्शन ए फ्यूसेमाइड, ग्लिसरॉल, आइसोर्बाइड, मैनिटॉल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा जो फ्यूरोसेमाइड होता है। ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक ना होकर के यह एक लूप डायूरेटिक होता है और बाकी जो भी यहाँ पे ड्रग्स दी गई थी ये सभी ऑस्मोटिक डायूरेटिक थी। तो फ्यूसेमाइड इज अ लूप डायूरेटिक, ऑल अदर ड्रग्स गिवन अबव आर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायूरेटिक्स का यूज सुबह किया जाना चाहिए क्योंकि यह ऑप्शन ए प्रिवेंट ड्रग फूड इंटरेक्शन, prevent nausea and vomiting, to avoid nocturia, to promote absorption। करेक्ट आंसर होगा, जानते हैं कि जो डायूरेटिक्स होते हैं इनसे बार बार यूरिन आएगी, इसलिए इनका उपयोग सुबह किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रात्रि में मूत्र त्याग रोकने के लिए ये ऐसा करते कि इसको मॉर्निंग में लेते हैं। डायूरेटिक्स यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। यदि दवा शाम को ली जाती है तो रात्रि में यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। नॉक्च्यूरिया वह स्थिति है जिसमें रात्रि में मूत्र त्यागने के लिए कई बार उठना पड़ता है, इसलिए डायूरेटिक्स का उपयोग सुबह जल्दी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया के दौरान ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? एस्प्रिन, हेपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, कुमाडेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेपेरिन। जो हीमोडायलिसिस के दौरान जो क्लॉटिंग रोकना, ब्लड क्लॉट रोकने के लिए जो दवा होती है वो होती है हेपेरिन। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। हीमोडायलिसिस में एंटी कोआगुलेंट दवा के रूप में हेपेरिन की एक स्टैंडर्ड डोज बोलस के रूप में दी जाती है। उपचार के बीच में भी डोज दी जाती है जिससे उपयुक्त एंटी कोआगुलेंट प्रॉपर्टी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइडल टेंडेंसी संबंध रखती है। ऑप्शन ए लो लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, हाई लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, लो लेवल्स ऑफ डोपामिन, हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन। तो देखा जाता है कि बढ़ी हुई आत्महत्या की प्रवृत्ति में इनमें से ये सभी एक प्रकार के हार्मोन्स हैं। तो किस हार्मोन का प्रभाव या किस हार्मोन का स्तर अधिक होता है या किस हार्मोन का स्तर कम होता है, इस प्रकार से इसमें बताना है। करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हाई लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन। मस्तिष्क में सेरोटोनिन मींस 5-HT का कम स्तर डिप्रेशन और आत्महत्या व्यवहार के लिए संबंधित है। सेरोटोनिन का उच्च स्तर इंक्रीज इन सेरोटोनिन एंजाइटी से संबंधित है। चिंता और चिड़चिड़ापन सेरोटोनिन के स्तर में वृद्धि के लक्षण हो सकते हैं। सेरोटोनिन का उच्च स्तर कुछ अवसाद दवाओं को शुरू करने या विभिन्न सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाओं के संयोजन के कारण एक अस्थायी प्रतिक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामेजेपिन, बार्बिचुरेट्स, डाइजीपाम, लेमोट्रिजीन। पार्शियल सीजर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर और इसका उपयोग एक और रूप में होता है एंटीमैनिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ट्रेटोजेनेसिटी संबंधित है। ऑप्शन ए टॉक्सिक एक्शन ऑन द लीवर, टॉक्सिक एक्शन ऑन द फीटस, टॉक्सिक एक्शन ऑन ब्लड सिस्टम एंड टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनी। तो देखते ही ये जो ट्रेटोजेनेसिटी मीन्स होता है टॉक्सिक एक्शन होता है और ये किस पर होता है? फीटस पर होता है। ट्रेटोजेनिक दवाइयां होती हैं ये प्लेसेंटल बैरियर को पार करके
फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हानि पहुंचाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं टेरेटोजेनेसिटी।